Hello everyone, I am Gul Mehak and in this session we are going to discuss how beautiful was the polity paper in the overall UPSC paper 2022. We will discuss in detail the answers जो हमें mark करने थे, how elimination strategy was useful. But before we begin with that, I have been highlighting in each of my video how polity has always been a low-hanging fruit. अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे, अगर आप मेरा 10 ईयर क्वेश्चंस का मैराथन सेशन उठा के देखेंगे, तो आई हैव ऑलवेज हाईलाइटेड हाउ पॉलिटी इज़ वन सेक्शन जो हमेशा यूपीएससी में ऐसे लगता है कि डूबते को तिनके का सहारा है, क्योंकि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है जितने मर्जी करंट अफेयर्स बेस्ड हो जाएं, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है पॉलिटी का वो बिल्कुल स्टैंडर्ड सोर्सेस से बनता है, इसीलिए क्वेश्चन जो है डूएबल रहता है. पेपर चाहे जितना भी मुश्किल हो जाए, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा एक सेवियर के रूप में जो है सामने आता है, बिकॉज पॉलिटी में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा वो भी प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, वो भी जो है स्टैटिक सोर्सेस से ही आएगा. When I stand here today, I'm very happy to say that we at Sleepy Classes were able to hit 10 out of 11 questions in polity. और जो एक क्वेश्चन हम नहीं हिट कर पाए उसका हमें अफसोस ज़रूर है, पर वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के जो मुझे लगता है कि आप जो है अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी जो है पेपर सिर्फ नॉलेज बेस नहीं चेक करता आपका, वो ये भी चेक करता है कि आपका डेमिनर कैसा है. एंड बाय द टर्मिनोलॉजी ऑफ डेमिनर आई मीन हाउ पेशेंट आर यू इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, हाउ इमोशनली जो है आप स्ट्रांग हो, क्या आप इमोशनली वीक हो, कैसे जो है आप स्ट्रेस को मैनेज करते हो. और क्योंकि ये हमारा एक आइडेंटिटी का एग्ज़ाम है, फ्यूचर में जो है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट की रहती है, पूरे देश चलाने की रहती है, तो इसीलिए जो है ऐसे क्वेश्चंस जो हैं डाले जाते हैं. जैसे हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इसीलिए डाला गया था कि वो चेक कर सके कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर आता है तो हाँ, और अगर नहीं आता है तो कामली और पेशेंटली जो है वो छोड़ देना चाहिए था. बढ़ने से पहले दो छोटे छोटे मीम्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी. वो इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए जिन्होंने पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू किया कि उनका जो है पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पॉलिटी के जो है ऑल द क्वेश्चंस वर कवर्ड इन आवर पेड कोर्सेज एंड ऑल्सो आवर फ्री इनिशिएटिव्स. लेकिन जो है एक दो स्टूडेंट्स ने ऐसे ज़रूर कंप्लेन किया कि आता जाता क्वेश्चन जो है उनसे गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने गलत जो है मार्क कर दिया. तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि लव हर्ट्स द मोस्ट, तो यहाँ ये काउंटर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में आता हुआ क्वेश्चन गलत किया है क्या. तो देखिए लक्ष्मीकांत जो है हम बोल रहे हैं ये तो माँ लक्ष्मीकांत हैं. वाई? बिकॉज पेपर जो था फॉर पॉलिटी जो था बहुत डूएबल था, बहुत स्टैटिक था, एंड आई होप ऑल ऑफ यू अटेम्प्टेड द पेपर वेल. एंड में जाने वक्त जो है बात करेंगे प्रिडिक्टेबल कट ऑफ और कब जो है आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए. उससे पहले देखते हैं सारा पेपर ऑफ पॉलिटी और कैसे कैसे जो है हम उसको कवर कर सकते थे. तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हम बात करेंगे वो द सीरीज दैट आई एम फॉलोइंग इज सीरीज ए हियर. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम बात करेंगे दैट इज रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो क्वेश्चन जो था वो पूछ रहा था कि परसुइंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमिटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड. अगेन ये अगर हमें नहीं भी आ रहा कि एच.एन. सान्याल कमिटी है या नहीं, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर हमें डाउटफुल भी लग रहा है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन. Next option says Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for contempt of themselves. ये जो है देखिए मैंने क्लास में भी जो है आपको पढ़ाया हुआ है, और ये जो दूसरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स जो हैं उसमें से लिया हुआ है. बहुत डिटेल में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बार नहीं 3 बार जो है क्लास में कवर करवाया गया था. फ्री इनिशिएटिव्स में जो मैं वीकली करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ उसमें भी जो है इसको कवर करवाया था. तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, राइट. उसके बाद आ जाता है कि जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डिफाइन करती है सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. ये गलत है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी बताया था दैट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है वो डिफाइन करता है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. चौथा आ जाता है इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है. और अगर जो है आपको सिर्फ ये पता होता कि जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, तो बाकी जो है सारे ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके पास जो है आंसर आ जाता बी. एम आई क्लियर? तो क्वेश्चन जो था अगेन बहुत डूएबल था, हमने भी कवर करवाया था, एंड आई होप जो है आपने ये क्वेश्चन जो है सही से मार्क किया है.
नहीं भी मार्क किया है तो अभी आगे 9 क्वेश्चंस रहते हैं। आई एम श्योर जो है आपका पेपर जो है पॉलिटी का बहुत अच्छा हुआ होगा। ये छोटे से स्निपेट्स की एक हैप्पी मोमेंट कि हमने जो है आपको ये कवर करवाया था और ये आपकी प्रेपरेशन में जो है आपको मदद मिली इससे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच इज़ रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इट इज़ अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्वायर्स अ प्योर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली ही लाइन से पता चल जाता है कि इट डज नॉट रिक्वायर द प्योर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी जो है हमने क्लासेस में जो है कवर कर लिया है, तो इसीलिए वाई डू आई से दिस कि ये जो है ये एक ईजी क्वेश्चन जो है उभर के आता है, क्योंकि जैसे ही जो है मैं ये फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करती हूँ तो अगेन मेरे पास आंसर जो है 2 और 3 रह जाता है। पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो इट इज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो है बेसिकली एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और कौन इनिशिएट कर सकता है? तो देखिए इस बिल का जो है इंट्रोडक्शन दोनों हाउसेज में हो सकता है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा में एंड राज्यसभा में, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में जो है ये नहीं आ सकता। बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, और इसको जो है नहीं चाहिए प्योर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? चलिए नाउ लेट्स गो बैक टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर असेंट। तो देखिए यहाँ पर जो है जब क्लास में पढ़ाया था तो आपको बताया था that the president must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for the reconsideration. Clear? चलिए नाउ लेट्स रीड द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड जो है देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। तो अगेन स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है और जॉइंट सिटिंग की जो है प्रोविजन जो है यहाँ पर नहीं है। क्लास में ये आपको बताया था एंड आई होप ऑलरेडी जो है आपने स्टैटिक सोर्सेज से इसको अच्छा कवर कर लिया होगा। अगेन अ प्राउड मोमेंट, अच्छा लगता है देखकर कि हमने जो आपको पढ़ाया हुआ है, यहाँ प्रेरणा मैम जो है आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स जो है पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है क्लासिफाई करती है मिनिस्टर्स को इनटू 4 रैंक्स। तो पहली बात आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो जो है वो क्लासिफाई नहीं करती है, और किस ऑर्डर में जो है ये 4 रैंक्स हैं क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये भी जो है गलत है, क्योंकि 3 ही हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चाहे वो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ हो या अटैच्ड हो किसी के साथ, और साथ ही साथ तीसरा आ जाता है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो अगेन ये गलत था। ऑप्शन 1 जो है देख लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 3 ही कैटेगरीज में कंसिस्ट करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसको नहीं देता है। सेकेंड आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शिल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। ये बिल्कुल सही है, ये अगेन आपको क्लास में पढ़ाया गया था। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 91st अमेंडमेंट एक्ट से आया था। जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई रियली होप ये वो बच्चे ये वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इससे जो है आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे आप क्वेश्चंस का आंसर जो है एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ऑल एंड ऑल्सो अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि अगर आपने हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैराथन सेशन देखा होगा तो जैसे ये जो क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर वाला, स्पेसिफिकली यही पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है पहले भी रिपीट हुई है, पहले भी पूछी जा चुकी है और तब जो है हमने वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो काफ़ी सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना वो उन्हीं चैप्टर्स में से आए हैं, उन्हीं 11 चैप्टर्स में से आए हैं जिनके ऊपर मैंने बारी बारी स्ट्रेस किया आफ्टर कंप्लीटिंग द PYQ मैराथन सेशन की। इन चैप्टर्स को आप मत भूलिए और अगेन इन्हीं चैप्टर्स में से जो है क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर अगेन प्रेरणा मैम जो है आपको पढ़ा रहे हैं यही सब चीज़ों के बारे में। 91st अमेंडमेंट एक्ट में कौन जो है डिस्क्वालीफाइड है, कैसे जो है 15% जो है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो है ये होता है। चलिए बात करते हैं पावर्स ऑफ द लोकसभा पे। तो देखिए पिछले मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि पिछले 3 बार से एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा पर क्वेश्चन आ रहा है और तब वहाँ पावर्स ऑफ द लोकसभा भी पढ़ाई थी, ये कहकर कि ध्यान से पढ़ लीजिएगा पावर्स ऑफ लोकसभा पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड आई एम सो हैप्पी, सो मेनी ऑफ यू मेल्ड मी, मैसेज मी ऑन टेलीग्राम सेइंग कि मैम वी आर वेरी हैप्पी कि वो एक क्वेश्चन जो था वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिडिक्ट जो है हो गया था। सो थैंक यू सो मच एंड इट इज़ ऑल योर लव दैट मोटिवेट्स अस टू डू इवन बेटर। तो चलिए बात करते हैं लोकसभा के बारे में कि क्या है एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा। तो पहला तो है टू रैटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगेन जो रैटिफिकेशन होती है ऑफ द इमरजेंसी या जो तीसरा
ऑप्शन है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केस में लोकसभा एंड राज्यसभा जो है दे हैव इक्वल पावर्स। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा, तो ये दोनों जो है गलत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सेकंड ऑप्शन के बारे में तो सी द राज्यसभा जो है इट कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस इज बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्रैश कोर्स में भी जो है हमने ये बात कवर की थी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर ये भी बताया था कि यूपीएससी ने 4 टाइम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने 100 किए हैं उनमें जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनडायरेक्टली अगेन उसी लाइंस पर जो है क्वेश्चन था। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है हमने पीवाईक्यू में भी कवर किया था, क्रैश कोर्स में भी जो है हमने कवर किया था। तो यहाँ पर अगेन जो है इट्स लिटिल स्निपेट, ये हमारे पेड कोर्सेज जो हैं उसके स्निपेट्स जो है मैंने लगाए हैं जस्ट टू इंश्योर सो दैट यू नो कि हमने कितना हॉलिस्टिकली जो है सिलेबस कवर किया हुआ है। और बाकी जो फ्री इनिशिएटिव्स जो मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ द क्रैश का जो मैंने मैराथन सेशन लिया था दोनों में जो है पावर्स ऑफ लोकसभा भी कवर करवाए थे और साथ ही साथ बताया था नो कॉन्फिडेंस मोशन डिटेल में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वहां डिस्कस किया था। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एंटी डिफेक्शन के ऊपर। ये 6th क्वेश्चन है जो कि डुएबल था क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि जो लॉ है वो स्पेसिफाई करता है दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। राइट, तो दूसरा है कि द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। देखिए यहाँ पर जो है जो ऑप्शन ये जो आपको सोल्यूशन दे रखा है आप इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिए। आई थिंक मुझसे गलती से जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है यहाँ पेस्ट हो गया है। आई एम रियली सॉरी फॉर द एरर। हम यहाँ पर डिटेल में ही जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52nd 1 सेकेंड आई होप कि यहाँ पे मैंने लगाया हो, हाँ यहाँ ठीक है। देखिए ऑपोजिट कर दिया है गलती से, उसका सोल्यूशन वहाँ और इसका यहाँ। तो 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट से जो आता है वो 10th शेड्यूल आता है, क्या देता है, ये देता है एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो पहला ऑप्शन वो बोल रहा था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं विद इन 6 months अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है प्लायबल माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो तब डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर वो जो है ज्वाइन करते हैं, आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द हाउस अगर वो ज्वाइन करते हैं एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स हिज सीट इन द हाउस। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, नॉट विद इन द पीरियड ऑफ 6 months। इसमें जो है मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ने ऐसे गलतियां की हैं कि उन्होंने सेंटेंस को जल्दी से नहीं पढ़ा, 6 महीने देखा, एंटी डिफेक्शन लॉ देखा, नॉमिनेटेड मेंबर देखा और गलत ऑप्शन जो है मार्क कर दिया, सही पढ़कर भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। राइट, तो ध्यान से जो भी 2023 में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसी गलतियां हमने नहीं करनी, और जिन्होंने 2022 में ऐसा कुछ भी मिस्टेक कर दिया है तो इट्स ओके, यू नो वी आर ऑल ह्यूमंस। और एक क्वेश्चन से जो है नहीं डिसाइड होगा। आई होप आपने बाकी क्वेश्चन जो है सही अच्छे से मार्क किए हो। राइट, तो चलिए, दिस मीन्स दैट ही मे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ टेकिंग हिज सीट विदाउट इनवाइटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा ऐसे था कि जो लॉ है इट डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड ऑन अ डिस्क्वालिफिकेशन प्ली। ये सही है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस जो हैं हम पॉलिटी के डिस्कस कर रहे हैं ये इसलिए भी प्रेडिक्टेबल थे क्योंकि जितना भी मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाया हुआ है पेड कोर्सेज में उसमें भी जो है ये कवर्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑल अक्रॉस द ईयर न्यूज में थे। क्यों? क्योंकि मेघालय में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बातें हो रही थी, गोवा में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बातें हो रही थी। तो इतना ज़्यादा जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है न्यूज़ में था कि एक्सपेक्टेड लाइन पर जो है क्वेश्चन आ गया। राइट, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो बोल रहे हैं एंड जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर 2 चीजों में आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ही इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैम ये तो हमने लक्ष्मीकांत में भी नहीं पढ़ा, डीडी बसु में भी नहीं पढ़ा और आपने भी जो है इसको हाईलाइट नहीं किया, तो आई एम वेरी सॉरी, हमें ये हाईलाइट करना चाहिए था। तो मैंने वर्बली जो है आपको ये बात जरूर से हाईलाइट की थी पढ़ाते हुए, बट साथ ही साथ जो है आप जो 2023 में प्रिपेयर कर रहे हैं जिनको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देना है वो आप लोग भी ये बात समझिए कि अगर कोई भी ऐसा आपको ऑप्शन लगता है जो आपको लगता है कि
आई हैव नॉट रेड ऑफ दिस, जबकि मैंने इससे रिलेटेड सारा कुछ जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो थोड़ा सा जो है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। व्हाई? बिकॉज वो ऑप्शन जो है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है मोस्टली डाला जाता है। अपनी प्रिपरेशन पर विश्वास रखना है। देखिए, जहां अटॉर्नी जनरल लिखा था, अगर सोलिसिटर जनरल के लिए भी होता तो पैराग्राफ में जब सोलिसिटर जनरल दिया तो वहां पर भी जो है वो लाइन जरूर से ऐड कर दी गई होती। नहीं होता होगा तभी जो है लाइन नहीं ऐड हुई, तभी जो है सो मेनी इयर्स ऑफ योर प्रिपेयरिंग जो है आपने नहीं सुना, क्रॉस 1 ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन आपने नहीं सुना, हमने टेस्ट सीरीज में भी कहीं नहीं डाला, राइट। तो इसीलिए जो है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और थोड़ा ये जो है क्वेश्चन मुझे अभी भी लग रहा है ईजी और प्रिडिक्टेबल था। दूसरा यहाँ पे ओनली लिखा हुआ, ओनली तो देखिए जहां पर भी आ जाता है तो अगेन इट इज डाउटफुल, और ये जो है ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा आ जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है सबमिट करते हैं उनका रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस बार के पेपर में 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले के 2 हमने देख लिए हैं जो कि गलत हैं, जैसे वो डेप्यूटी मिनिस्टर और ये सब लिखा हुआ था कि इनका जो डिवीजन ऑफ मिनिस्टर्स है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भी गलत था। ये भी गलत है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं है। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इनका जो पीरियड रहता है दैट डिपेंड्स जो है अपॉन, इनका जो टेन्योर रहता है दैट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। बस इतना ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा गया है। तो इसीलिए जो इसका आंसर था वो फर्स्ट भी नहीं था, सेकंड भी नहीं था, और आंसर बन रहा था उसका नाइदर 1 नॉर 2। तो चलिए एक बार यहाँ पर भी सोल्यूशन जो है हम क्विकली देख लेंगे। सोल्यूशन क्या था? ओनली लिखा हुआ है तो ये गलत ही होगा। एंड सेकेंडली, सोलिसिटर जनरल हैज नो सच राइट, वेयर सोलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो है दे डू नॉट हैव राइट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट। ये भी जो है एक स्टेटमेंट है, एक बार ब्रीफ में जो है मैं आपको बताना चाहती थी। सेकंड आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल जो है वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। कन्वेंशनली जो है वो रिजाइन कर देते हैं जब गवर्नमेंट जो है वो रिप्लेस हो जाती है या रिजाइन कर देती है। एम आई क्लियर? तो चलिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में वेरी हैप्पी बिकॉज शॉर्ट्स में भी बताया था, एवरीवन वाज टेलिंग मी कि मैम ये भी जो है बहुत डायरेक्ट, बहुत ऐसे लगा कि पेपर बहुत डुएबल लग रहा था और बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था पॉलिटी से। तो थैंक यू सो मच। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं रिट्स के बारे में। तो रिट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। मैंडेमस रिट के ऊपर और क्वो वारंटो रिट के ऊपर क्वेश्चन है। मैंडेमस में वो बोल रहे हैं इट विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी, राइट। तो ये ऑप्शन तो ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ये जो है नहीं लाई करता। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, स्टैंडर्ड सोर्सेज में भी पढ़ा था। लेकिन अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर एक पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है तो क्या वो स्टेट का पार्ट बनती है? तो येस, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट। थोड़ा इंटरलिंकेज था, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल भी हैं तो कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अब देखिए, मैंडेमस का पर्पस क्या है? इट इज issued by the court to a public official asking him to perform his official duties। यही है मैंडेमस का मतलब कि आप जो है काम नहीं कर रहे हैं, अब आप काम कीजिए। अब अगर गवर्नमेंट कंपनी में हेड होगा कोई तो वो कौन होगा? ही विल बी अ पब्लिक सर्वेंट। और अगर पब्लिक सर्वेंट काम ही नहीं करेंगे तो हम क्या उनके अगेंस्ट रिट इशू नहीं करवा सकते? तो डेफिनेटली करवा सकते हैं, अदरवाइज तो रिट्स का पर्पस ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो था मुझे डेफिनेटली पता था कि अगर मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग है तो इसको तो मैं गलत मार्क कर सकती हूँ। गवर्नमेंट कंपनी होगी तो उसके अगेंस्ट तो मैंडेमस लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्टिव है ना रिट ऑफ मैंडेमस का, पब्लिक सर्वेंट को बताना कि इफ यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क देन यू मस्ट डू दिस वर्क, राइट। तो यही पर्पस था। तो इसीलिए जो है हमने बोला था इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, एन इंफीरियर कोर्ट, अ ट्रिब्यूनल और अ गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। तो जैसे ही मैंने यहाँ सेकेंड क्वेश्चन को एलिमिनेट किया तो मेरे पास आंसर आ गया था 1 and 3 ओनली। फिर भी थर्ड जो है स्टेटमेंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वो वारंटो, राइट। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो क्विकली जान लेते हैं व्हाट इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो जो है इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन
टू अ पब्लिक ऑफिस। अनलाइक द अदर 4 writs, यहाँ पर जो है इंटरेस्टेड पर्सन होने चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो है ये चीज पूछना चाहते हैं कि लीगैलिटी क्या है आपका इन होल्डिंग द पर्टिकुलर ऑफिस, और ये जो है नेसेसरली जो है एग्रीव्ड पर्सन हो या ना हो। तो इसलिए जो लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेव, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अगेन रिट्स का क्वेश्चन था एंड आई वाज डिस्कसिंग इट विद यू इन द फ्री क्रैश कोर्स ऑल्सो, राइट। तो हम जो है ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन एज वेल। सो आई होप जो है आप तभी जो है फॉलो करें एंड आफ्टर द मेन्स एग्जामिनेशन ऑल्सो वी अगेन स्टैंड हियर एंड GS2 का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो। चलिए, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन के बारे में बात करें दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यहाँ पर देखिए मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगी। ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा ट्रिकी भी था, लेकिन अगर आपने स्कीम्स का जो डॉक हमने आपको दिया था वो अच्छे से पढ़ा है या जो भी आपके सोर्सेस हैं अगर उसको अच्छे से पढ़ा है तो फिर बहुत डुएबल क्वेश्चन था। तो देखिए वो बोल रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। पहला तो है पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्टेड, मस्ट नहीं है जी यहाँ पर, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज वॉलंटरी, और जहाँ पर भी मस्ट होता है उसको ध्यान से पढ़ना होता है। दूसरा वो बोल रहा है एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, राइट। तो एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वो जो है आयुष्मान भारत मिशन जो हॉस्पिटलाइजेशन वाला है वो डिफरेंट है, या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। सेकेंड लाइन ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट इवेंचुअली। हाँ, इवेंचुअली जो है गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म एम जो है वो यही है, लेकिन एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो वो तो है ही नहीं ना, वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ तो जो है अभी जा ही नहीं रहा है, पर्पज ही नहीं है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उस तरफ। ये तो हेल्थ रजिस्ट्री, हेल्थ सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को लॉजिकली एलिमिनेट कर दूं जो कि बहुत सिंपल है, अब एलिमिनेट करना मस्ट लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता। अगर एक भी बार स्कीम को ध्यान से पढ़ा था तो पता चल जाता है। तो अगर फर्स्ट को एलिमिनेट कर दे तो आंसर आ जाता है 3 ओनली। तो अगर आप सेकंड में भी कंफ्यूज हो जाते तो भी जो है आंसर आ जाता, क्योंकि जैसे पेपर में स्ट्रैटेजी वीडियोस जो मैंने आपको शॉर्ट्स बना के दिए थे उसमें बोला था एनी, मस्ट, ऑल, इन जो भी टर्म्स हैं ओनली, इनसे जो है हमें बचकर रहना है, राइट। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी जो है हमने डिस्कस किया था, बट हमने उसका सिर्फ रेफरेंस दिया था हमारे फ्री वाले इनिशिएटिव में। तो अगर आपने देखा होगा तो मे भी जो आप जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपको पता होती सही है, लेकिन बाकी 2 जो है शायद आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते। चलिए बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। ये है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के ऊपर। क्वेश्चन इनके बारे में पूछा गया है कि एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा इलेक्शन जो है ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर शैल बी ऑन सच डेट एज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। तो ये बिल्कुल सही है, और लिखा हुआ है एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये सही है। यहाँ लिख देते अगर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो गलत हो जाता। सेकंड बोल रहे हैं देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। तो देखिए आइदर केस में या तो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का होता या रूलिंग पार्टी का होता, दोनों का मतलब तुम कैसे बता सकते हो, राइट। तो ये वैसे भी जो है नहीं है। दूसरा मैंडेटरी प्रोविजन, हाउ कैन इट बी अ मैंडेटरी प्रोविजन, ये तो मैंडेटरी प्रोविजन है ही नहीं। हमें क्या पता है कि ये तो क्या है, ये सिर्फ जो है एक कन्वेंशन है, वो भी जो 11th लोकसभा से जो है स्टार्ट हुई थी, जहां पर एक कंसेंसस आया था कि जो स्पीकर है वो होंगे रूलिंग पार्टी से और जो पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर है वो जाएगी टू द मेन ऑपोजिशन पार्टी। क्लियर। तो अगर सेकंड क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते तो भी जो है आप 2 ऑप्शंस पे रह जाते, और जब हम 4th वाला अभी पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये भी जो है क्लियरली रॉन्ग है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। ये बोल रहा है द डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। दैट इज ट्रू, यही रोल है, यही पर्पस है ऑफ द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। 4th आ जाता है द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब ड्यूली सेकेंड बाय द प्राइम मिनिस्टर अगर आप पढ़ेंगे और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचेंगे फर्स्ट लाइन में ही हमें क्लियर हो जाता है, व्हाई विल इट बी ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी जो है ये फॉल नहीं कर पाएगा करेक्टली। तो अगेन ये आंसर जो है हमारा डायरेक्टली देखते ही गलत हो जाता है। तो हमारे पास आंसर बन जाता था 1 and 3, तो बहुत क्लियरली एलिमिनेशन से जो है सॉल्व हो रहा था। इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ने से पहले जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे हम जो है एंड तक पहुंच रहे हैं तो एक चीज जो है आई होप आपने नोटिस की होगी, जैसे जैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे तो भी आपको पता होगा 2019 ऑनवर्ड्स अगर हम 2022 का पेपर भी जो है इंक्लूड कर लें तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँ एज अ टीचर और जब आप एज अ स्टूडेंट पॉलिटी को सुने और समझें, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जो है बहुत ज़रूरी है।
ये 2015 का टाइम नहीं है कि आपने क्रैम कर लिया और आप चले गए और आपने प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर लिया। यहाँ यूपीएससी एवरी डे इज टेस्टिंग नॉट ओनली योर प्रीलिम्स नॉलेज बट योर ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज, मेंस पर्सपेक्टिव से भी, कि आप कितने जो है साउंड माइंड से जो है पेपर दे रहे हैं, कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिलोसफिकल क्लैरिटी। क्लियर? तो अब एज अ वर्ड ऑफ कॉशन अगर हम मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि GS2 जो है मोस्टली जो है बच्चे बोलते हैं कि इट इज़ लेस स्कोरिंग, अगर हम 2021 का रिजल्ट छोड़ दें जहाँ पे बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आया है फॉर GS2, तो मतलब कंपैरेटिव टू अदर ईयर्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया फॉर GS2, बट ओवरऑल जो है GS2 का जो पेपर है वो कम स्कोरिंग रहता है। तो मेंस में भी जो है अगर आप व्हेनेवर यू क्वालिफाई एंड होपफुली यू विल, तो उसमें जो है आप ध्यान दीजिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पॉलिटी से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा हो। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वो है 5th शेड्यूल के बारे में। क्वेश्चन था, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो अब ना लास्ट वाले 2 ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। तो अगर 5th शेड्यूल में अगर हम लेकर आएंगे एरिया को, तो दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। वी हैव स्टडीड द इंटायर चैप्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि यूनियन टेरिटरी जो है ऐसे नहीं बनती अगर हम उसको 5th शेड्यूल में डाल देंगे। बिजार स्टेटमेंट है, तो इसको तो पहले ही जो है हम फॉल्स कर सकते हैं। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। फिर तो भाई बिहार, ये सब वेस्ट बंगाल जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रहे हैं, फाइनेंस कमीशन से भी मिलते कर रहे हैं, तो फिर तो इनका काम ही जो है आसान हो जाए। तो ये तो फिर उल्टी डिमांड करेंगे कि हमें 5th शेड्यूल में जो है डाल दो। 5th शेड्यूल का ये पर्पस ही नहीं है, 5th शेड्यूल जो है इन चीज़ों से रिलेटेड ही नहीं है। तो अगेन यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली जो है कट हो रहा था, फिर बच रहे थे 2। तो दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। और 6 था जो कि शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, 6 शेड्यूल से रिलेटेड है। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। तो देखिए, अगर आपने 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल को अच्छे से पढ़ा होगा कि ये जो प्रोविजन है तो आपको पता होता है दिस इज रिगार्डिंग 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल का जो पूरा ओवरऑल क्रक्स रहता है वो रहता है ऑन द क्रिएशन ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी। तो अगर ये हमें समझ में आ गया कि 6th शेड्यूल है, तो ये तो डेफिनेटली 5th शेड्यूल है ही। और 5th शेड्यूल वैसे भी जब आपने लाइटली भी पढ़ा होगा, 1 या 2 बार भी पढ़ा होगा, तो भी जो है पहली स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है this is regarding the 5th schedule. Clear? So this was the last question, and again a little snippet of us discussing 5th schedule as well as discussing 6th schedule in our paid courses, और उसके बाद जो है हम डिटेल में जा रहे थे in the 5th schedule and 6th schedule. So this was all from my side. This was the holistic discussion of the polity paper. If you have any doubts, so you can get back to me. There is one particular question on the Bar Council of India and the advocates वाला, मैंने जानकर जो है वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं किया। देखिए, इस मोमेंट पर बहुत एंग्जाइटी रहती है एस्पिरेंट्स को कि पेपर क्लियर होगा तो या नहीं होगा, और वो एक क्वेश्चन पर जो है बहुत होप रहता है। तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकती, मुझे नहीं पता उसका क्या सही आंसर है। मेरे हिसाब से जो है 2nd ऑप्शन बार काउंसिल वाला ठीक है, और जो 1st ऑप्शन है एडवोकेट्स वाला वो गलत है। बट दैट इज बेस्ड ऑन माई लिटिल रिसर्च। अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा है देन यू आर फ्री टू फॉलो एनी अदर आंसर कीज दैट यू लाइक। Before leaving, तो I'll just take a little 2 minutes of you discussing the paper कि क्या जो है कट ऑफ रह सकता है और कैसे जो है एटलीस्ट आप पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, कट ऑफ जो है अगर आपका 80 अबव भी स्कोर है तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इस साल नहीं तो अगले साल तो हमने पेपर देना ही है, और दुआ कीजिए कि जो है आप इसी साल जो है मेंस का एग्जामिनेशन डेफिनेटली दें। दूसरी बात, अगर जो है आपके मार्क्स जो है अराउंड 90 बन रहे हैं, 85 to 90 के ब्रैकेट में है, तो हाईली पॉजिटिव रहिए, आप जो है इस साल का प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। अब एक गलती जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं जो सिलेक्ट नहीं होते मेंस में, वैसा भी जो कैंडिडेट्स नहीं करते और सिलेक्ट हो जाते हैं मेंस में, वो ये है कि जल्दी तैयारी करना। काफ़ी कैंडिडेट्स को ऐसे लगता है अभी एंग्शियस हूँ तो मैं 10 और वीडियोस देख लेता हूँ। आप 1 या 2 चैनल्स पे वीडियोस देखिए कट ऑफ के बारे में, उसके बाद ये सारा वीडियोस वाला सिस्टम, कट ऑफ वाला सिस्टम, अपनी एंग्जाइटी छोड़िए, चुपचाप से जो है अपनी मेंस प्रिपरेशन में जो है बैठ जाइए। स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटी आपको पता है लो स्कोरिंग है, तो पॉलिटी में जो है आपको कैसे कैसे करना है उसका गाइडेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। लेकिन अभी से जो है आप रेगुलरली जो है आप अपने एडिटोरियल्स पर जो है ध्यान दीजिए, राइट। इसी के साथ साथ जो है पॉलिटी के पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे उनका जो है सिर्फ रोज़ 5 मिनट्स बैठ के
एक क्वेश्चन का जो है अपने माइंड में जो है स्ट्रक्चर सोच लीजिए, या जो भी आपका रीडिंग ग्रुप है, स्टडिंग ग्रुप है, उनके साथ जो है आप रोज़ के 30 मिनट्स निकालिए, जिसमें जो है आप एडिटोरियल भी जो है डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ जो है पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, देखिए मैं तो यहाँ कराऊंगी ही फ्री इनिशिएटिव्स में भी, पेड इनिशिएटिव्स में भी, लेकिन तब तक जो है आप भी अपना होमवर्क स्टार्ट कीजिए, स्ट्रक्चर्स जो है बनाने स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, हमारा माइंड जो है वो अभी एक प्रीलिम्स फॉर्मेट में चल रहा है, वो हर इन्फॉर्मेशन को प्रीलिम्स फॉर्मेट में ही जो है प्रोसेस कर रहा है, उसको हमें लेकर जाना है टू द मेंस फॉर्मेट, और उसके लिए जो है अभी से जो है तैयारी स्टार्ट करनी है। एक भी दिन जो है हम वेस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ अ वॉर जो मेंस का पूरा एग्जामिनेशन रहता है, बिकॉज मेंस ही एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपका जो है फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो अगर हम मेंस में ही इतना ब्रिलियंट परफॉर्म कर देंगे कि अगर इंटरव्यू में कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो हमारे पास जो है इतनी सर्टेनिटी हो कि हम जो है लिस्ट में जो है हमारा नाम आ जाए। विद दैट सेड, आई होप दैट ईच वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो क्वालिफाइज द एग्जामिनेशन। थैंक यू।